गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं यहाँ पे ब्रह्म कमल लॉज में रुकी थी। तो यहाँ पे एक भैया हैं जिनका नाम है देवेंद्र सिंह मेहता और वो 20 साल से दैनिक जागरण में पत्रकारिता करते हैं। तो मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ मुंशियारी के बारे में, और क्योंकि उनको जब मेरी उनसे पहले बात हुई तो वो इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो इसी बारे में उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो आप यहाँ पे कब से रहते हैं? मैं बचपन से ही हूँ। बचपन से यही है, बाय बर्थ। और आपने ये कैसे सोचा कि इस प्रोफेशन में आने के लिए, पत्रकारिता के? ये मेरे साथ ही ऐसा हुआ मैम कि मैं जब पढ़ता था लखनऊ, ग्रेजुएशन किया मैंने कुमार विश्वविद्यालय पिथौरागढ़ से। उसके बाद मैं लखनऊ चले गया था। लखनऊ जाने के बाद मैं अपनी तैयारी में लगा तो मुझे बहुत सारे कंपटीशन मैंने निकाले। अच्छा। तो कंपटीशन निकाले तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि जरा भ्रष्टाचार अधिक था। और जहाँ भी जाऊँ तो यही होता था कि कभी भी इंटरव्यू में कभी फेल हो जाए, कभी कहीं इस ढंग से हम बाहर हो जाते। तो मेरी एक सोच आया। तो पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे RS टोलिया जी, वो नैनीताल में उसमें एकेडमी में थे। एकेडमी के फिल्म शो हुआ करते थे चीफ। उसमें हम उत्तराखंड वाले जो थे उत्तर प्रदेश में थे। हाँ। तो मैं उनके पास आया लखनऊ से। मैंने कहा सर मैं ये फाइट कर चुका कंपटीशन और ज़रा मेरा हेल्प कर दीजिए। तो उन लोगों ने कहा है ऐसा तो नहीं चल सकता उसमें आयोग में, क्योंकि मैं PCS भी फाइट किया था मैंने सन 1997 में। उसके बाद से मेरा दिल टूट गया। फिर मैं PhD कर रहा था पॉलिटिकल साइंस से। उसमें ये था मेरा थीम कि मतलब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भोटिया जनजाति पे पंचायत का प्रभाव। अच्छा। ये टॉपिक मैंने रखा था जी। तो मैम मुन्नी पाठक जी जो थे मेरे हेड थे। तो फिर ये हुआ कि सन 2001 में उत्तराखंड बनने के बाद मैं घर मुझे यहाँ गांव जो है कि भूस्खलन से स्लाइड हो गया। उसमें चिट्ठियाँ चलती थी, इसका फोन का साधन बहुत कम थे और PCO चलते थे। तो फोन आया तो मैं घर आ गया। फिर मुझे डॉक्टर पांगती जी थे, देवराज पांगती जी प्रोफेसर और वे प्राचार्य महाविद्यालय पिथौरागढ़ भी रहे। उन लोगों ने कहा भाई पढ़ने में आप ठीक हैं देवेंद्र भाई, ये PhD का तो ऐसी है, आप UGC की तैयारी कीजिए जी। मैंने कहा ठीक है सर। फिर यहाँ आया तो आते आते गांव स्लाइड हो गया। मदर फादर परेशान थे। फिर मेरे साथ जिन लोगों ने PCS का एग्जाम दिया था, शेषनाथ जी थे, गोरखपुर गए SDM बन के यहाँ आए थे वो मुंशियारी में। अच्छा। उनके पास मिलने के लिए गया मैं। तो कहने लगे भाई आप तो नैनीताल के बताते थे। मैंने कहा भाई उसमें पिथौरागढ़ जिले को जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानते थे लखनऊ में। मैंने कहा अच्छा। तो उनसे मुलाकात हुई तो लैंडस्लाइड हो गया। तो मेरे पास और कोई जमीन था नहीं। फिर यहाँ पर मुझे जो है कि तत्कालीन प्रशासन ने दैवीय आपदा में ये भूमि उपलब्ध कराया। अच्छा। उपलब्ध कराने के बाद फिर मैं अपने ऐसे काम करता था। तो यहाँ पहले मुख्यमंत्री जी आए, नित्यानंद स्वामी जी। तो उन्होंने कहा कि भाई महाविद्यालय की मांग हुई तो आप प्रोफेसर कोई थे नहीं। फिर मैंने 5 साल तक महाविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा की दान की। बच्चों को पढ़ाता था मैं। पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में MA हूँ, तो इनको पढ़ाया बच्चों को। फिर एक साल क्या हुआ मैम कि मैं ऐसे बैठा था यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा पर्यटन आ गए कलकत्ता से। अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा पर्यटन आए। तो जरा फील जैसा हुआ मुझे। उनको यहाँ रूम नहीं मिल पाए। अब छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें होटल के कोई साधन था नहीं। या तो क्या तो आपको यहाँ से थली जाना है, क्या तो आपको वापस पिथौरागढ़ जाना है, और इधर कोई साधन इस टाइप का हुआ नहीं। तो मैंने ये बड़ा गलत है। मैंने कहा देखो सिस्टम गलत है या हम लोग गलत हैं। दूर से लोग आते हैं, प्रशासन की ऐसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ कहीं वो नहीं है। तो मेरी सोच आए, मैंने कहा ये गलत हो रहा है। ये गलतों के लिए मैंने कहा ये इस ओर तब मैं पत्रकारिता की ओर जुड़ा। अच्छा। हाँ। तो अभी जब मतलब ये इस काम को करते हुए आप कैसा अनुभव करते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं इस बहुत संतुष्ट हूँ मैं। इसलिए संतुष्ट हूँ क्योंकि जो भी मैं व्यक्तिगत मामले में कोई चीज नहीं करता हूँ। मेरा ये सोच है कि मैंने जब अपनी पत्रकारिता जो की तो मैं ये सोचता था कि इस इलाके को विकास हो, लोगों की दुख दर्द पीड़ा को मैं उठा सकूं, उनकी आवाज को मैं उठा सकूं, ताकि उनको उनका जो भी चीज है तो उनका समाधान हो। तो इसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सारे लोग खुश भी हैं, क्योंकि कब उसमें चलते नहीं थे पेपर। बरेली से प्रकाशन होता था और दूसरे दिन तीसरे दिन पेपर पहुंचते थे यहाँ। हाँ। तो ये तो हल्द्वानी में तो सन 2007-08 में यूनिट लगी है। उससे पहले तो बरेली से सप्लाई हुआ करता था पूरे कुमाऊं में।
तो लोग को एक एहसास हुआ यार हाँ पेपर से इतना प्रभाव भी पड़ता है। प्रभाव फिर मैं लोग को समझाता था जो हम लिखते हैं तो जिला सूचना अधिकारी हूँ तो उसका ड्यू लेटर बना के वो संबंधित विभाग को और शासन को भेजते हैं कि दैनिक जागरण में पेज संख्या इतने इतने में मुंशियारी से ये खबर लगी थी और इसका ये किया गया है, इसमें विभाग क्या कहना चाहेंगे। तो ये हुआ तो लोगों को भी लगा कि हाँ यार ये पेपर के इतने महत्व है और इससे काफी वो रहा, तो इसको काफी वो किया था हम लोगों ने इलाके को। हर क्षेत्र में लिखता हूँ मैं, जैसे अनियमितताएं हैं या लोगों की समस्या है, जनभावना से जो समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, पर्यटन से संबंधित है या ट्रैकिंग से संबंधित है, कोई भी इस टाइप का जो भी हो, तो उसमें मैं बेझिझक मैं कहीं भी आज इतने साल हो गए मैं किसी की एक चाय तक नहीं पीता हूँ, ना हमने किसी के 5 पैसे खाए। हम सही बात है, ईमानदारी से मैं काम करता हूँ, सर उठा के काम करता हूँ, जिसको जहाँ चैलेंज करे करे भाई, ये मेरा सिद्धांत है। हाँ, अभी मैं देख रही कि पीछे आपको कुछ मेडल्स भी मिले हुए और कुछ सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए, ये किस किस चीज के हैं? ये मेरे अधिकांश कुछ पत्रकारिता में है जी, कुछ जगह पे जो है कि लोग मुझे चीफ गेस्ट ये बुलाते हैं। उन लोग ने ये भेंट किया था, तो इसीलिए ये मेरे पास और सर इसके अलावा और आप समाज के मतलब लोगों के हितार्थ मतलब क्या कार्य करते हैं इसके मैं अलावा? इसमें जो विधवाएं महिलाएं हैं उनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनके बच्चे अनाथ हैं या उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने तहसील में है, कहीं भी उनको कोई कागजात की जरूरत पड़ती है, या विद्यालय में उनके बच्चों को जो है एडिक्शन से समस्याएं हैं, या उनके बिजली का बिल अभिशाप आ जा रहा है। कल ही मेरे पास एक केस आया होकरा गांव से, ग्रामीणों के पास 33,000 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है, ना मीटर रीडर वहां जाता है, तो मैं उनका भाई समाधान करता हूँ, उनको घर भेज देता हूँ, आप जाइए मैं ये करके आपके पास पहुंचा दूंगा। बहुत अच्छी बात है सर कि आप इतना सब कर रहे हैं। और उस दिन मेरी आपसे बात हुई तो आपने बताया कि आप ट्रैकिंग का भी करवाते हैं, मतलब कि ट्रैकिंग के इस क्षेत्र में भी आपको बहुत ज्यादा जानकारी है। देखिए तो कुछ बताइए उसके बारे में। ट्रैकिंग सबसे पहले तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, और मैंने भी ये भी कहा था, जो हम लोग की जो मिलम तक मोटर मार्ग बन रहा है सुरक्षा की दृष्टि से, जी, वो ट्रैकिंग के लिए बहुत खतरा है। क्योंकि जो गाड़ियों की ब्लैक कार्बन जो ब्लैक धुआं जो छोड़ती है गाड़ियां, वो अगर मिलम ग्लेशियर तक आप पहुंच जाएंगे तो वो काला हो जाएगा, काला भी हो जाएगा, वो वर्षों तक रहेगा, और ट्रैकिंग का जो रूट है आपके जो भी मुंशियारी में, तो वो रूट खत्म हो जाएंगे। लोग उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, ट्रैकिंग खत्म हो जाएगी। ट्रैकिंग खुद एक ट्रैकिंग का मतलब ही क्या है, उसका मतलब ये है कि हम पैदल चले। जैसे अभी हम लोग कल उधर गए थे खाली टॉप पे, तो कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि अभी इसमें आगे शायद इसमें हो सकता है कि उसके लिए लिफ्ट के लिए ना, तो लेकिन लिफ्ट का यदि रोपवे का यदि होता है तो मतलब वहां जाने का वो एक लोगों में जो क्रेज है वो खत्म हो जाएगा। एक तो खत्म हो जाएगा। मुंशियारी का मुख्य जो है कि पानी का स्रोत ही खलिया पीक है। यदि खलिया पीक में दबाव हो जाएगा तो यहाँ पानी के लिए बड़ी दिक्कत आएंगी। और आपने खुद आप ट्रैकिंग करके आए, वहाँ खलिया में गैप हो चुके हैं, दरारें पड़ चुकी हैं। हाँ, मैं बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े गैप है, उसमें वन विभाग ने जो है कि मैट भी बिछा रखे ताकि उसमें घास उगे, उसकी पकड़ हो। अब यदि हम बार बार उसको छेड़ेंगे, बार बार जाएंगे, और इसकी जो गार्बेज है, और गार्बेज के अनुसार साथ ही जितना हम मानव लोग भी अधिक चहलकदमी होगी तो उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से भाई पानी की स्रोत भी खत्म हो जाएंगे, और जो भी खलिया भी फट सकते हैं। और खलिया का जो एक कहानी मैं आपको बताऊं, ये जो बलाती फार्म का भाग है, आज से कम लगभग 200-300 वर्ष पूर्व ये खलिया से जुड़ा हुआ भाग था, जहाँ पे एक छोटा सा गांव सा है। हमने ऊपर मैदान सा देखा हमने, फार्म बना हुआ है, वो खलिया से जुड़ा हुआ था। अच्छा, लैंडस्लाइड होके खिसका हुआ है वो। अच्छा, हाँ, और वो खिसकने के बाद उसके जो बालू आया था इस गदेरे में, उसी बालू से राजकीय इंटर कॉलेज का जो भवन बनी थी 1962 में, उसमें लोगों ने प्रयोग किया है उसी मिट्टी से। अच्छा, हाँ। उसके बाद भी जब हम ऊपर टॉप में गए तो जहाँ पे वो फार्म की आप बात कर रहे हो, उसके बगल में भी एक जगह मैंने देखी थी, पेड़ बिल्कुल ऐसे नंगे खड़े थे, और वो जमीन, मुझे लग रहा था या तो वहाँ पे कुछ बादल फटा या कुछ हुआ है वहाँ पे। कारण वही है, और इसी की वजह से बेमौसम, देखिए मैं आपको इसी संज्ञान में ये लाना चाहूंगा, पर्यावरण का इतने प्रभावित होने के कारण आज तक के इतिहास में आजादी क्या वर्षों से, जब से मुंशियारी बसा होगा उस समय से कितने वर्ष हो गए, हजारों वर्ष हो गए, पहली दफे इस साल बर्फबारी नहीं हुई मुंशियारी में, हिमपात नहीं हुई। मैंने अपने लाइफ में इसमें 4.5 फीट बर्फ देखी है, मेरे पिताजी ने देखे हैं कि इसमें 7 फीट बर्फ देखी है उन लोगों ने। वो कहते थे कि एक साल इतनी बर्फ पड़ी सन 1970 के आसपास में, तो लोगों को अपने दरवाजा तोड़ के जो है कि आग जलाना पड़ा, और दरवाजे से बाहर जो कि बर्फ हटा के पिघला करके तब उन लोगों ने अपने गाय बच्चों को जो है कि पानी पिलाया था।
आज ये स्थिति आई आज कि हाँ आज यहाँ पर्यावरण बिल्कुल पर्यावरण का प्रभावित होने की वजह से आज मुंशियारी में पहली दफे मैं 51 वर्ष मुझे होने को जा रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से एक कण बर्फ नहीं देखी है इस साल। तो ये पर्यावरण का तो असर है। जबकि जाड़े में खूब बर्फ गिरनी चाहिए, गिरनी चाहिए यहाँ के लिए, क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए ज्यादा। लाभदायक। हाँ यदि भाई ग्लेशियर ही यहाँ कम होते रहेंगे तो पानी बस, हमें भी नहीं मिल हाँ, पाएगा। जितनी भी ये मिलम ग्लेशियर नदियों से का नदियां निकलती हैं, यहाँ से नदियां निकलती, छोटे छोटे रोलिया जो निकलते हैं, तो सारे गोरी नदी में मिलके जो है कि आगे आप आपका सारा नदी बन जाती है। जी जी। तो उसी से सब कुछ होता है। तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए मेरा मानना है कि बहुत अभिशाप होगा। आज नहीं, आज से 100 वर्ष या 50 वर्ष की बात सोचेंगे आप तो बहुत दिक्कत आएगी। कभी कभी ये पंचुली के जो भाग है जी काले पड़ जाने लगते थे। आज साल वेदर का वो रहा तो जरा हिमपात होती रही और पिघलता रहा, छोटे छोटे में ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। हाँ मैं और- वही देख रही थी, आज मुझे भी और कम लगी बर्फ। आपको ये बताऊं कि मिलम ग्लेशियर जी आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व मिलम गांव से मिलम ग्लेशियर चिपका हुआ था। आज 9 किलोमीटर वो ग्लेशियर पीछे चला गया। हाँ ऊपर से देख रहे तो खाली वो बीच में पीछे खिसक चुका है वो ग्लेशियर। तो आप लगाइए तो ये पर्यावरण का तो प्रभाव है। अब आज हम मिलम में सड़क बना रहे, भाई उतने हैवी मशीनें चल रहे, उनकी टेम्परेचर है और 12 मास लोग बैठ रहे हैं वहाँ पे, ट्रैकिंग करें, सब कुछ करें, तो उसका टेम्परेचर बढ़ना ही है और ग्लेशियर ने सुधरना ही है। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो आने वाले समय में मतलब आप अपनी तरफ से क्या योगदान देना चाहेंगे मुंशियारी के इसके लिए? अब मुंशियारी के लिए तो मैम बचाने ये के है लिए। कि मेरा तो सबसे अधिक ये है कि हम तो लोगों को बार बार समझाते हैं, कहते हैं लोगों को, जो यदि हमें पानी बचाना है या ग्लेशियर को बचाना है तो आप लोग को जो है कि इसमें ध्यान देना होगा। जो आप वनों को आग लगा देते हैं, अवैध आग लगा देते हैं, आप जंगल की ओर जाते हैं, अवैध शिकार करते हैं, आग लगा देते हैं, ये गलत है। तो उससे और सिकुड़ता जाएगा और गर्मी बढ़ती जाएगी और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात, जहां आपने कहा कि मुंशियारी के ट्रैकिंग के बारे में आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, देखिए हमारे पास ट्रैकिंग रोड है। यहाँ से सिदम खान से होते हीरामणि ग्लेशियर से निकलेंगे आप, बोगडियार बोटिंग होते हुए आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से मिलम ग्लेशियर तक जाना है या नंदा देवी बेस कैंप जाना है। नंदा देवी बेस कैंप के लिए हमारे पास 2 विकल्प है। एक तो आप जाएंगे मोरतोली से, वहाँ से होते हुए क्लाइंब करने के लिए सीधे पीक में बेस कैंप भी जाएंगे, और दूसरा है हमारा पाछू से। और तीसरे जो हम अगर मिलम से मलाड़ी पास करें, ट्रेल पास करें, तो हमें जो है कि धुंग से होते हुए आपका सीधे चमोली निकलने के लिए भी हमारे पास विकल्प है। अच्छा। उसके साथ साथ जब हम और ट्रैकिंग करना चाहते हैं, छोटा ट्रैक करना चाहते हैं, हमारे पास रालम ग्लेशियर का बहुत अच्छा ट्रैक है, क्योंकि वो रालम ग्लेशियर कोई मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, यहीं से आपको लीलम से पैदल जाना पड़ेगा। तीसरा उसी के बाद हमारा बगल में पड़ता है राजरंबा, वहाँ भी बहुत अच्छा ट्रैकिंग है। चौथी बात जो कि धारचूला से तो हो ही रहा पंचुली के बेस कैंप के लिए, और यहाँ से भी बोना से जो मोटर मार्ग बनी है और बोना से भी इसके लिए बेस कैंप बने तो बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि है लोग जाते हैं मगर टफ है जरा, उसके रूट को जो है सुधार करने की आवश्यकता है। उसके बाद भी ट्रैक के लिए आपके पास छिपला केदार बहुत अच्छी जगह है। और छिपला केदार की एक कहानी बताऊंगा मैं, जब छिपला केदार शब्द मेरे मुंह से निकल चुका है। तो प्राचीन समय में जब यहाँ के लोग जो बसाकत थी यहाँ पे, तो उसमें जो थे कि जो रईस लोग थे वो तो अपने बच्चे का जनेऊ करने के लिए जो है कैलाश पर्वत जाया करते थे। अच्छा। हाँ, कैलाश मानसरोवर में जो है कि अपने बच्चे का जनेऊ किया करते हैं। और जो गरीब है, जो निर्धन है, तो वो छिपला केदार में अपने बच्चों का जनेऊ करते थे। अच्छा। हाँ, अब छिपला केदार का नाम कैसे पड़ा, आप लोग ये भी पूछेंगे। आपने छिपला केदार तो कह दिया। छिपला केदार यह थे कि नेपाल में 2 भाई थे। अच्छा। 4 भाई हुआ करते थे। 2 भाई ये ट्रैकिंग के लिए घूमने के लिए आए किसी काम के लिए। तो एक भाई जो था जरा मंद बुद्धि का टाइप का था, तो एक चतुर टाइप का था। और छिपला केदार में एक जगह जब आप जाएंगे तो एक जगह ऐसी चट्टान है कि वहां आपको रस्सी के सहारे जाना पड़ता है। अच्छा। हुआ क्या, उन 2 भाइयों का कुछ विवाद रहा, तो एक भाई ऊपर तो पहुंच गया, पहला जो चतुर था, जो मंद बुद्धि का था, वो पीछे था। उसने रस्सी तो लटकाया, अपना तो चढ़ गया, जब पीछे से अपने भाई आते तो उसने रस्सी काट दिया। तो वहीं पर रस्सी जैसे काटा बताते हैं, तो वो जो चट्टान है वहीं पर वो गिरा नहीं है जमीन में। देखो उसका ऊपर वाले के देन हो ना, उस चट्टान में इसी चिपक गया। अच्छा। हाँ, उसी चिपक गया बताते हैं। तब वहां जब वो चिपका तो रात में उसको एक सपना टाइप का आया। वहां एक बताते हैं कि जो लोग बताते हैं छिपकली नुमा एक बड़ा सा इस टाइप का डायनासोर नामक का जो है कि उनको जानवर मिला। अच्छा। वहां
तो उन लोगों ने कहा ये छिपकली, जो हम बोलते हैं पहाड़ी भाषा में छिपकली, सभी हिंदी में छिपकली शब्द है, तो छिपकली जैसा उनको दिखा। तब उन लोगों ने कहा यार ये क्या चक्कर है। तो उसके बड़े भाई ने सोचा यार ये मैंने इसकी हत्या कर दी, इसके आकार इसमें बदल गया है और ये मुझे डराने के लिए आ रहा है, तभी उसका नाम छिपला केदार पड़ा है। अच्छा, छिपकली से उसका नाम छिपला केदार पड़ा हुआ है। और छिपला केदार में छोटे छोटे, शायद नेपाली भाषा में छिपला ही बोलते हैं। हाँ छिपला ही बोलते हैं छिपकली को। और छोटे छोटे तालाब भी हैं वहाँ, छोटे छोटे सरोवर भी है। अच्छा, ऐसा नहीं जो बर्फ के वो के छोटे छोटे पानी साफ बिल्कुल नीला, आपको छोटे छोटे तालाब भी दिखेंगे वहाँ। अच्छा, जलाशय भी है वहाँ। और वो जैसे अभी मुझे यहाँ पे एक वो मिले थे, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे जनेऊ कराने के लिए लोग जाते हैं। जनेऊ कराते थे हिंदू धर्म में, जितने भी लोग थे तो वहीं कराते थे। वो सन 1962 के वार के बाद भारत सरकार ने जो है कि तिब्बत का जो भाग है, जो मानसरोवर को हम जाते थे, मानसरोवर यात्रा भी बंद कर दी। उसके बाद लोगों ने जाना बंद कर दिया। जैसे मिल्लम घाटी से आपका, मिल्लम में कभी किसी जमाने में ब्रिटिश शासन काल से पहले 500 परिवार रहते थे, निवास करते थे और मिल्लम में। अच्छा, और मिल्लम से ही ज्ञानवा मंडी को व्यापार हुआ करता था यहाँ। तब इस इलाके में व्यापार बढ़ते गया, व्यापार बढ़ते गया तिब्बत वालों के साथ व्यापार बढ़े। तो उसके बाद जो है कि आपका व्यापार बढ़ने के बाद सन 1962 की वार हुई, तो भारत सरकार ने ये दर्रा बंद कर दिया। ये दर्रा बंद करने के बाद अब ये सवाल उठी वहाँ पे भी, इनकी व्यापार तो बंद हो गया, तो ये लोग जो है कि अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे। तो भारत सरकार ने जो है कि, और उत्तर प्रदेश सरकार ने, तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि इनको इस एरिया को शेड्यूल ट्राइब में रखा जाए। अच्छा, तब इस इलाके को शेड्यूल ट्राइब में रखा गया। एसटी, हाँ, इसीलिए शेड्यूल ट्राइब में रखा गया। जैसे आपका गढ़वाल की ओर चक्राता इधर उधर शेड्यूल ट्राइब में रखना, इंटीरियर इलाके में रखा गया। अब लोग उसका शब्द जरा दूसरे ढंग से लेते हैं। अब भोटिया कहते हैं, भोटिया कहते हैं, देखिए जनजाति का। हाँ भोटिया कहते हैं ना। भोटिया शब्द क्या है इनको ये भी पता होना चाहिए। इस इलाके को भोट प्रदेश माना जाता था। भोट प्रदेश क्यों माना जाता था? ब्रिटिश शासन काल में जब अंग्रेज कोई भी चुनाव करते थे, तो एक ही आदमी उनके सारे गांव में भ्रमण करके पूछ करके आता था, उनका पेशकार। तो वो पेशकार पूछता था भाई इस गांव के, सपोज आपका क्यूरीजिमिया एक गांव है, क्यूरीजिमिया के गांव वाले किसको चाह रहे हैं मुखिया बनाना, सुरिंग के गांव वाले किसको चाह रहे हैं, जलद गांव वाले किसको मुखिया बनाना चाहते। तो वो व्यक्ति सबके विचारों को सुन करके ले जाता था। तो तब वोट वाले तब चुनाव हुआ करता था। अच्छा, वोट। अच्छा, हाँ, वैसे वोट ही तो कहते हैं। हाँ, पहाड़ी में जब कोई कहता है वोट डालने जा रहा है, उसे बोलते हैं। हाँ, ये एक तथ्य ये है। दूसरा तथ्य क्या है? वोट का मतलब क्या होता है? देखिए जहां पर बुग्याल होते हैं, बुग्याल के बाद घास नहीं होते हैं। आपको बुग्याल के हरी घास मिलेगा, उसके बाद जो बुग्याल होते हैं उसके बाद हरी घास नहीं मिलता, बुग्याल समाप्त हो जाता है। उसको भी जहाँ हिमांच्छादित क्षेत्र है, जो भूभाग, उसको भी भोट, हाँ उसको भी भोट एरिया कहा जाता है। अच्छा, उससे भी भोटिया शब्द जोड़ा गया है। यहाँ देखिए भोटिया जो लोग कहते हैं, सारे इनके पूर्वज जितने भी हैं, जैसे पांगती लोग हैं, तो लोहाघाट के पंगड़िया गांव के पांगती हैं। हिंदी के रूट शब्द से पंगड़िया से पांगती बने हुए हैं। लोहाघाट में एक पंगड़िया गांव पड़ता है। इनके पूर्वज जब आए होंगे कोई ना कोई, उस गांव से आए हुए। यहाँ बहुत सारे गढ़वाल से भी हैं, यहाँ पवार भी। तभी ब्रिटेन की एलिजाबेथ ने ये कही थी कि 7 संसार आद मुंशियार। अच्छा, इसलिए कहा गया था कि यहाँ इतने जाति, इतने धर्म के लोग, हर आपको पवार भी मिलेंगे, मिश्रा भी मिलेंगे, द्विवेदी मिलेंगे, पांडे मिलेंगे, मेहता मिलेंगे, सारे जाति 200-250 उपजाति के लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ, रावत भी हैं, सब ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो यहाँ के जो रावत होते हैं वो उसी में आते हैं। हाँ, लेकिन अब कुछ जो कुमाऊं के, जो गढ़वाल के, वो लोग ठाकुर से आते हैं। और यहाँ भी ऐसा भी नहीं है। कुछ रावत जो है कि तो एसटी का लाभ, बन रावत कह देते हैं उन लोग को। हाँ, शायद उन लोग ने ऐसे पता और नहीं क्यों कुछ नहीं, बन रावत तो कुछ और है। कुछ रावत तो एसटी का लाभ लेते हैं, कुछ ठाकुर है यहाँ रावत जिन लोग ने एसटी का लाभ नहीं लेते हैं। अच्छा, सन 1962 में क्या हुआ ना, उस समय, उससे पहले क्या था कि छुआछूत प्रथा थी हिंदुस्तान में, बहुत ज्यादा। छुआछूत प्रथा होने के नाते ये हुआ कि जो यहाँ के ब्राह्मण और ठाकुर लोग कुछ संपन्न थे, जब व्यापार करने के लिए आए, उन लोगों ने कहा कि यदि सबको ये खत्म कर दिया जाए तो हमारा जो शेड्यूल ट्राइब में रखा जाता है, हमारी इज्जत क्या रहेगी, सब समान हो जाएंगे। तो उन लोगों ने विरोध जताया। तो कुछ लोगों ने उस समय 62 में लिया तो लिया लाभ, जिन लोगों ने नहीं लिया तो नहीं लिया। आज सभी जो है कि ओबीसी क्षेत्र में घोषित कर दिया गया इसको। फिर
ना। उसका लाभ सभी को मिलता है। अब लोगों ने सोचा भाई इनको जो है कि रिजर्वेशन देने से ये आगे पहुंचे। एक गलत सोच है। आर.एस. टोलिया पहले IAS अधिकारी रहे यहाँ से, और वो जो है कि जनरल से फाइट किए हुए हैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc किए हुए हैं। शायद उनके ये सब हो जाने के बाद ही ऐसा हुआ। हाँ, अब लोगों ने सोचा यार ये रिजर्वेशन की वजह से पहुंचे, ऐसा नहीं है। मैं देखिए ये धारणा ये लोगों के दिमाग से उतर जाना चाहिए। क्या ST का, क्या SC का बच्चा क्या 80% ला रहा था, क्या उसको अपने बोर्ड एग्जाम क्या आप उसको रिजर्वेशन मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो ये तो बच्चा अपनी काबिलियत पे हाँ, ये हम यही लोगों को समझाते हैं, ऐसी सोच मत रखा करो। ठीक। अब आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड में अभी 2% मिलता है। ठीक। अब 2% 4% मिलता है। अब इतना एरिया है पूरा, गढ़वाल से लेकर यहाँ तक, अब सभी जगह धारचूला से किस किस को देंगे? सारे लड़के अब सामान्य से भरते हैं फॉर्म। बहुत सारे जो टैलेंट लड़के हैं सब सामान्य से भरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये यहाँ का इतिहास है मैम। और जहाँ आपको मैं, आप लोगों ने जब बिरथी झरना से ऊपर आए होंगे, बिरथी के पास से ये लगता है कि कालामुनि के जब पहाड़ लग जाते तो कोई कल्पना नहीं करेगी यहाँ ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी ये मैं जब उस दिन आ रही थी तो मैं मन में ये सोचती आ रही थी कि मतलब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिस जो यहाँ तक पहुंचा और उसने इसकी खोज करी। अब देखे ना सवाल क्या उठा, यहाँ तक कैसे पहुंचे लोग? यहाँ से मिल्लम तक कैसे? 12 मास मिल्लम में जो 14 माइग्रेशन गाँव है जो तिब्बत की सीमा से जुड़े, वो लोग 12 मास जो निर्धन परिवार के होते तो 12 मास इतने बर्फ में भी वहीं रहते थे। अब देखिए क्यों आए हो? गोरखाओं का शासन रहा यहाँ। कुमाऊं के अधिकांश हल्द्वानी से ऊपर के भागों में गोरखाओं का शासन रहा। गोरखाओं के शासन में क्या हुआ करता था मैम कि जिनके भी बाल बच्चे होंगे, जिनके भी इस टाइप के बच्चे होंगे, तो वो इनकी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये यहाँ पे कल के दिन दबाव करेंगे। इसलिए जो भी उनके बच्चे होते थे उनको उखल में, उखली बोलते हैं जिसमें हम धान कूटते हैं, उसमें कूट के मार दिया करते थे, बताते हैं। तब लोगों ने जो भी किया, अपने को सुरक्षित रखने ऐसी जगह पर भागे हो ताकि उनकी नजर न पड़े, अदृश्य हो गए सब, अदृश्य हो गए। तब ऐसे इंटेल इलाके में आप मुनस्यारी में देखेंगे, आपको यहाँ से बैठेंगे तो गोरी पार ऐसे गधेरे में टिलाओं के पीछे ऐसे लोगों के घर हैं, लोगों ने आबाद किया, इस ढंग से अपना जीवन व्यतीत किया, बसे। तो धीरे धीरे जब आजादी मिली, सब कुछ मिला, तो गांव आबाद होते रहे, प्रगति होती रही, तो आप वहीं पर बस गई। हाँ, मेरा तो मतलब ये था मुनस्यारी के बारे में, मैं मैम से भी उनको भी शेयर कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि मुनस्यारी के बारे में मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसा खूब बर्फ वाली जगह होगी, वहाँ पे ऋषि मुनि जो होते होंगे तपस्या करते होंगे, मतलब कि मुनस्यारी के नाम से ऐसे एक फील आता है तपस्या की भूमि है करके। ये है, ये भी मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। देखो मुनस्यारी को मुनस्यारी क्यों कहा जाता है? पहले तो इसको कहा जाता है तिक्सेन। अच्छा, तिक्सेन। तिक होता है तिब्बत की भाषा में पानी। अच्छा। यहाँ की भाषा में सैन उसको बोलते हैं जहाँ पर दलदल होता है, जहाँ पर कमल खिलते हैं, आप लोगों ने प्लेनों में देखा होगा। जहाँ पर ये जोहार क्लब का मैदान है, जी, वहां पर जब ये लोग व्यापार करने के लिए तिब्बत जाते थे तो माइग्रेशन करते समय उनका एक पड़ाव हुआ करता था यहाँ पर। अच्छा। पड़ाव का मतलब रात को आपने जहाँ अंधेरा हुआ तो वहां पर बस जाते थे, बैठ गए, थकान लगी तो एक दिन उनका स्टे हुआ करता था, तो वहां पर दलदल टाइप का था। अच्छा। तब दोनों तिब्बतियों के साथ व्यापार चलता था, तो दोनों की भाषा मिलाकर के इन लोगों ने इसका नाम तिक्सेन दिया। ठीक। और मुनि का नाम, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे पर्यटन आते हैं मेरे को, बोलते हैं पत्रकार साहब ये बताइए मुनस्यारी का नाम मुनस्यारी कैसे पड़ा? जी जी। ब्रिटिश शासन काल में इसको जोहार बोलते थे, मल्ला जोहार, मल्ला जोहार। ये मुझे मैम ने बताया था थोड़ा बहुत। अब जोहार क्यों बोलते हैं? जहाँ ये बुग्याल और हिमांच्छादित एरिया है उसको ज्वार बोला जाता है। अच्छा। जहाँ हिमांच्छादित नहीं है तो उनको ज्वार नहीं बोला जाता है। अच्छा। तो इस इलाके को कालामुनि से ऊपर अधिकांश भागों में जो कि बर्फ रहती थी तो इसको ज्वार बोला गया। अच्छा। तब इसको मल्ला जोहार रखा गया। कालामुनि से नीचे तल्ला जोहार इसका नाम रखा गया ब्रिटिश शासन काल में। मुनि की जो बात आई महाभारत काल में, बताते हैं कि लाक्षागृह जब आग लगा दी गई थी तो उसके बाद 500 भाई पांडव लोग जब निकले द्रौपदी के साथ, तो आपका पाताल भुवनेश्वर से गुफा से निकले हुए। जब लाक्षागृह आग में पाताल भुवनेश्वर की गुफा से निकले तो इनके दिमाग में ये आया कि कैलाश पर्वत इसी एरिया में पड़ता है, हम शिवजी महाराज के पास जाते हैं, हमारी कुछ हेल्प करें। ठीक। तब वो जब कैलाश पर्वत को गए तो आपको बता दूं ये 5 चोटियां जो पंचुली इसका नाम दिया गया, इसी का नाम पंचुली
5 चोटियां दी गई पंचुली। 5 भाई पांडवों के नाम से पंचुली नाम पड़ा है। और प्राचीन समय में जी। जब असुरों ने आतंक मचाया था, तब जब भगवान लोग भाग रहे थे, शिव जी महाराज जब जा रहे थे कैलाश पर्वत की ओर, तो ये बताते काला मुनि में कुछ क्षणों के लिए शिव जी महाराज ने आराम किया है। अच्छा। तब मुनि से ही इसका नाम मुंशियारी पड़ा हुआ है। ओके। इसकी कहानी ये है। ये क्योंकि हम बहुत सारी जगह के बारे में सुनते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे इतिहास होता कोई है। ना कोई इतिहास, यहाँ कोई ना कोई रीजन है। कहीं भी आप जैसे कलकत्ता का नाम, हम चलो साक्षर थे, कलकत्ता का नाम लेते हैं। कलकत्ता में क्या हुआ, कलकत्ता का नाम कैसे कलकत्ता पड़ा? भाई जब फॉरेनर आए, वहां एक महिला धान काट रही थी खेत में। एक जगह एक व्यक्ति कटहल को काट करके बेच रहा था। उसने कहा कि फॉरेनर ने कहा व्हाट इज दिस, उसने कटहल, उसके समझ में नहीं आया। उसने कहा ये फल क्या है? उसने कहा कटहल। उसने कहा कट कह रहा है। आगे गया, वो धान काटे तो होल्ड क्या कर रहे हो? उसने फिर वही पूछा। उन्होंने काट रहे धान काट रहे, तो उन्होंने कट क्या कह रहे हैं? कट से कलकत्ता नाम पड़ गया। कलकत्ता ना, जैसे आप जाएंगे साउथ की ओर जाएंगे, मैसूर का नाम मनसा देवी के नाम से ही जाएगी, मैसूर पड़ा हुआ है ना। नैनीताल नैना देवी के नाम से पड़ा हुआ है। देखिए आपका हल्द्वानी हल्दू चौड़ क्यों कहा जाता है? हल्दू, ये लकड़ी की वजह से। फिर लकड़ी की वजह से कहा जाता है। हल्दी नुमा उसका टाइप की पीले कलर की लकड़ियां हुआ करती, तो उसको हल्दू कहा गया। तो कहीं ना जो पर्वतीय क्षेत्र में है, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई इतिहास जुड़ा है ना। यहाँ जितने भी आप माइग्रेशन गांव में जाएंगे, तो उनकी जाति के हिसाब से गांव है। जैसे मरतोलिया है तो मरतोली गांव है, गुरफो है तो गुरफालों का गांव है, बिरजू है तो बिरजवालों का गांव है, लासपा है तो लसपालों का गांव है, रिलकोट है तो रिलकोटियाओं का गांव है, खिलास है तो खिंचालों का गांव है। जैसे में गरब्याल है तो इनका गरब्यांग। हाँ, जैसे धारचूला में है जिनका गरब्यांग है तो गरब्यांग वाले। हाँ, गरब्यांग में तो है। मैंने पूछा था मैम से, तो उन्हें तब बताया था मुझे। जो गुंजी वाले हैं तो उनका नाम गुंजियाल हो गया। हाँ जी। तो ये इस ढंग से दिया गया। हाँ, अब ये बहुत कुछ है यहाँ, बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ हुए हैं। आप देखिए, मैं बता दूं, पूरे कुमाऊं में आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग ने पढ़ा भी होगा, पहली पढ़ी लिखी महिला गंगोत्री गरब्याल है पूरे कुमाऊं में। उसके बाद इंदिरा रावत है, जो अंग्रेजों के जमाने में जिनके पिताजी पेशकार हुआ करते थे, जलद गांव के तेज सिंह रावत। अच्छा। उनकी बेटी इंदिरा रावत कक्षा 8 तक पढ़ी हुई जमाने में। उस समय छुआछूत की प्रथा थी। कोई लोग अपनी बालिकाओं को, महिलाओं को विद्यालय नहीं भेजते थे। क्यों? काम करो तब अब आपकी आजीविका चलेगी, ये कहानी हुआ करते थे। धीरे 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 ये समुदाय, जिसको आज लोग एसटी के बोलते हैं, ये बोलते हैं, देखो ये समुदाय पहले से ही साक्षर थे। क्योंकि जब बाहर से, जब गढ़वाल से आए, कोई यहाँ जो बसे हैं, कुछ गढ़वाल से बसे हैं, कुछ नेपाल से बसे हुए हैं, भट्ट लोग हैं, आपके बिष्ट लोग हैं, बहुत सारे, कोई पंवार लोग हैं, कोई गुजरात से आए, जैसे मेरे पूर्वज राजस्थान से आए हुए हैं। तो आने का कारण क्या था भाई? ब्रिटेन के सरकार की बहुत ज्यादा कूटनीतियां थी, बहुत लोगों को मारधार करते थे, उत्पीड़न करते थे। उन लोगों ने कहा ऊपर को भागते रहते हैं, कहाँ तक आएंगे। तो बाद में जब आते आते रहा, यहाँ व्यापार चलते रहा, तिब्बत के साथ ठीक संबंध था, अपने जहां जहां आए वहां बस गए, वहीं बस गए। तो भाई जैसा देश वैसा भेष, जिस कल्चर में आप रहोगे, जिस सोसाइटी में रहोगे, तो आपके बच्चे वही सीखेंगे। हमें एक बच्चा यदि पैदा हो जाता है, उसको जंगल में छोड़ दो, जंगली जानवरों की तरह भौंकना शुरू कर देगा। तो इसकी कहानियां ये है मैम ना, ये बहुत कुछ है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं। अब आप लगाइए, उस जमाने में ब्रिटिश शासनकाल से पहले एक प्राइमरी पाठशाला अल्मोड़ा में हुआ करता था। अल्मोड़ा के बाद मिल्लम में ही पहला प्राइमरी पाठशाला था। बहुत अच्छी बात। और उस समय देखिए, आप मैडम है आज, उस जमाने में जो शिक्षक होते हैं, माँ साहब को पंजू बोलते थे। प्राचीन समय पंजू बोलते थे। पंजू क्यों बोलते थे? पंडित लोग, बुद्धिजीवी होते हैं, पंडित लोग ही अन्यों को शिक्षा दिया करते थे। तब पंडित से ही पंजू शब्द का प्रयोग हुआ है। धीरे धीरे इसका हिंदी रूट शब्द ये शब्द पंजू जो शब्द है, ये मैंने भी अपने गांव में बहुत सुना है। हाँ, जो मास्टर लोग होते थे उनको बोला जाता था, पंजू बोला जाता था। क्योंकि ये शास्त्रों में ये कहा कि भाई चाहे कुछ भी हो, पंडित जी जो भी उनके जो जन्म हुआ था, विष्णु भगवान के मुंह से ही उनकी जन्म हुई है, तो उनको बुद्धिजीवी माना जाता था। तो पंजू लोग ही जो भी चीज है, तो भोजपत्रों में उनमें यहाँ शिक्षा दिया करते थे पहले। तो जो वेद पुराणों में भी देखा होगा आपने,
ऋषि मुनि लोग जो है कि भोजपत्र में शिक्षा दिया करते थे, उनके पास अपने बच्चों को भेज के ही शिक्षा ग्रहण करते थे। तो उनको पंजू बोला जाता, आज गुरुजी बोलते हैं, आज मैडम बोलते हैं, आज ये बोलते हैं ना। तो ये तमाम चीजें हैं। तो सर बड़ा अच्छा लगा आपसे मुनस्यारी के बारे में इतनी सारी बातें सुन करके जानकारी मिली। ये मैं अपने YouTube चैनल पे डालूंगी, चैनल तो मैं आपको भेजूंगी इसका लिंक, क्योंकि आपका नंबर मेरे पास में। चलिए सर, जब भी हो कोई इस टाइप का आइएगा, कोई जो भी हमसे हेल्प हो, आपके रिश्तेदार हैं, कोई मित्र लोग हैं, या ऐसा नहीं कि ये नहीं, मेरा सोच ये नहीं कि मेरे होटल में बैठने के लायक, मैं कुछ सीखने के लिए। बहुत सारे बच्चे, आप एक दफे ब्रिटेन से 2 बालिकाएं आई थी और PhD करना था उनको। तो यहाँ हमारी हीरा दीदी है, एक समाज सेविका, उनके लड़के डॉक्टर है, गुड्डू धर्मसप्ता आपका नैनीताल में भी। तो वो आए, तो अब मैं जरा पढ़ा लिखा था, थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश में भी जानता था, तो हमने उनका बहुत हेल्प किया। बहुत सारे बच्चे आते हैं, जैसे कहीं से भी आते हैं, कभी बॉटनी के किसी संबंध में, या यहाँ के कल्चर के संबंध में, या यहाँ के वेशभूषा के संबंध में, यहाँ के आजीविका के संबंध में, कैसे लोगों ने जीवन व्यतीत किया, PhD के लिए बहुत सारे आते हैं। आते हम लोग, जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मैंने हासिल किया है किताबों से या अन्य सीनियरों से पूछ करके तमाम चीज़ें, तो अपने एक्सपीरियंस, हाँ, एक्सपीरियंस से लोगों को एक ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, भाई ये चीज़ें हैं, भाई मेरे जो संज्ञान में है ये है, आप लोग का कहीं काम आए। चलिए सर, यही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।